दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन से संबंधित। ये प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है। तो उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीएस के प्रश्न। ठीक है, इसमें इस पब्लिकेशन में जो बुक मेरे पास है अरिहंत की, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं। और इससे पहले मैंने कराए हैं घटना चक्र की जो 2 सीरीज है, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट थे। मैंने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको ज़रूर देखें। तो इसमें आपको जैसे पता है कि 120 प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न इसमें एप्टीट्यूड के भी हैं, आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 20 से 25 प्रश्न होते हैं इसमें। और लेकिन इसमें मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों बस जीएस के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन है। साथियों, इससे पहले आप लोग इसका फॉर्मेट जानते हैं, लेकिन इसमें देख लीजिए। समय जो है 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं। मैक्सिमम मार्क 300 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित है। आप यहाँ पे देखिए 2.5 अंक है और सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। टोटल कितने हैं? 120 है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का दोस्तों मकसद होता है कि आप अपनी स्टडी करते रहें और समय अगर आपको मिले लेट के बैठ के आराम से स्कोर देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में। ठीक है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? देवताओं की स्तुति है, जादू टोना है, कर्मकांड है, दार्शनिक अभिकल्पना है। तो साथियों, ऋग्वेद जो है सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है और इसमें जो है देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, देवताओं की स्तुति की गई है। गायत्री मंत्र का साथियों जो वर्णन है वो भी ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है वर्णन किया गया है। चलिए अभी देखेंगे दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी था? यूनानी था भागवत धर्म का कौन सा पहला ज्ञात यूनानी था? आपको बताना है। डेमेट्रियस, एंटियोलकिडस, मिनांडर या फिर हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस जो है ये भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी था। कौन सा था? हेलियोडोरस। किसका पुत्र था? दियोन का पुत्र था और ये यूनान का निवासी था। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो साथियों इसमें जो विकल्प है वो है महिपाल। तो ये महिपाल के गुरु और मंत्री थे, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे राजशेखर। ठीक है, और ये कहाँ के थे? राजशेखर महाराष्ट्र के यायावर वंश के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। हालांकि जरूरी नहीं है दोस्तों, बस आपको याद रखना है कि जो महिपाल हैं ये गुर्जर वंशीय नरेश थे और इन्हीं के यहाँ ये रहा करते थे। चल, सिमलीपाल जो चौथा प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। ये है ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? मयूरभंज जिले में स्थित है। हाथियों के लिए एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ये। हाथियों के लिए स्पेशली जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए अभी देखेंगे पांचवा प्रश्न, इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था से है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक कारण आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। और साथियों कभी कभी क्या है कि स्किल कौशल के न होने की वजह से भी कंपनियां थोड़े दिन के लिए अपने एम्प्लॉय कर्मचारियों को निकाल देती है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उससे भी ये जो है संबंधित होता है। थोड़े दिन के लिए होती है ये संरचनात्मक बेरोजगारी। चल अभी देखेंगे, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में किसका योगदान सर्वाधिक है? आपको बताना है। तो ये सही विकल्प है इसका दोस्तों घरेलू क्षेत्र में। इसका विकल्प है घरेलू क्षेत्र में। ठीक है, घरेलू क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा देशी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? देशी बैंकर के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये देशीय जो है बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अभी, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में, गया मतलब बिहार में, आजीवकों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है मौर्य शासक अशोक ने कराया था। किसने? मौर्य शासक अशोक ने कराया था। 4 गुफाओं का निर्माण कराया था इन्होंने। पहला नाम है सुदामा, दूसरा है विश्व झोपड़ी, तीसरा है चौपाड़ और चौथा है कर्ण। तो सुदामा, कर्ण, चौपाड़ तथा विश्व झोपड़ी ये चारों जो है बराबर गुफाओं में निर्माण कराया गया था। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। किसने किया था दोस्तों? आपको बताना है। तो वारेन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थायी बंदोबस्त का। इसको बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, क्या था साथियों? बंगाल के जमींदारों के बीच कर टैक्स वसूलने से संबंधित एक
अस्थायी व्यवस्था हेतु यह सहमति समझौता था। ठीक है, 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। चलिए, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? आपको बताना है चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था। तो चंद्रनगर पहले कहाँ था? बंगाल में था, बंगाल में उसमें पड़ता था। चंद्रनगर आज का है वो। और ये किसका था? ये था फ्रेंच का, अर्थात फ्रांसीसियों का था। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1878 ये भी दे दिया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? किसके द्वारा था? लॉर्ड लिटन के द्वारा था। तो इसका जो सही है वो है विकल्प डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर देना था। जो भारतीय भाषाओं में पब्लिश होती थी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना था। तो साथियों, इसमें एक ये भी है कि जिस दिन ये एक्ट लाया गया उसके अगले ही दिन शिशिर कुमार घोष ने, साथियों अगर पूछ लेगा कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष ने। तो इसके अगले ही दिन, इस एक्ट के अगले ही दिन शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बांग्ला भाषा में छपती थी, को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया। किस लिए? क्योंकि लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया था। तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी पहले बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी, उसके बाद जब ये एक्ट आया तो उन्होंने इसको अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया। एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, चलिए 12वां, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो क्लाइव को भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पहले तो ये मद्रास के गवर्नर थे। 1757 में इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1757। चलिए, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? साथियों बताना है आपको। तो रॉलेट एक्ट जो है वो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। अपील भी नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं, और इसके लिए कोई वकील नहीं, जब चाहे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही था रॉलेट एक्ट। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, रॉलेट एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर था, तो ये था सेडिशन कमेटी। कौन सा? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था रॉलेट एक्ट। 1919 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1919 में। चलिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इन्हीं का नाम है सिडनी रॉलेट। ये उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था रॉलेट एक्ट। चलिए, 1919 याद रखिए। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है एंटीसाइक्लोन। इसका सही विकल्प है डी। साथियों यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, डी। ठीक है, चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, यही इसमें गलत है। आप एक बार अच्छे से विकल्प देख लीजिए कौन सा कथन असत्य है। तो बोला जा रहा है कि भाई चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? आपको बताना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये भूकंप, ठीक है, भूकंप के कारण ये समुद्री तरंगे उत्पन्न होती हैं। अभी देखेंगे 16वां, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही फेमस है। कावेरी नदी पर अवस्थित है, कर्नाटक के मैसूर जिले में। साथियों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि शायद ये तमिलनाडु में है, लेकिन आपको याद रखना है कि कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी पर अवस्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, ओके। चलिए 17वां देखेंगे, गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल, जिसका कि मतलब है कि खादर मृदा। क्या बोलते हैं इसको? खादर मृदा। चलिए, गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, खादर किसको बोला जाता है? खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहां प्रत्येक साल नदिया का बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है। मतलब हर साल नदिया को बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है, पानी कमी नहीं होती है। तो इस भाग की मिट्टी सदैव नमीन होती रहती है और ये जो मिट्टी होती है पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। ठीक है, चलिए, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? 18वां प्रश्न है, आपको बताना है। तो किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो यह है दोस्तों, इसका सही विकल्प है, यह है मोहन नदी से। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है वो है मोहन नामक एक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है बोध गया के निकट। ओके, चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आपको बताना है। 19वां प्रश्न है,
किसके पास है ये शक्ति? कौन कर सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय? तो इसकी जो है वो कर सकता है संसद, ठीक है, पार्लियामेंट। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की गठन व समय समय पर इसकी संख्या का निर्धारण संसद कर सकती है, ये 124 में बताया गया है। एक्ट कौन सा है, नियम कौन सा है? तो ये एक्ट है 1956 में लाया गया था, ठीक है। इस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित हैं। चलिए 20वां, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था दोस्तों बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। और लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी की तरफ से ये मिशन भेजा गया था दोस्तों 1946 में। 3 सदस्य इसमें थे और इसको आपको याद रखना है नाम। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे इस समय, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंड्रा, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान को 1946 का नाम दिया गया था। चलिए याद रखिए, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनर्निरीक्षण किया, ने किस व्यवस्था की संस्तुति की? तो अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में द्विस्तरीय, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, द्विस्तरीय प्रणाली की संस्तुति की। और ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिए, काफ़ी है। चलिए, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि साथियों विकल्प एक साथ नहीं दिख पा रहा है, तो पहले एक प्रश्न देखिए, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह क्या? चलिए देखते हैं। इसका सही विकल्प है दोस्तों सी, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव एक साथियों संसदीय प्रस्ताव है जिसे केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आप अंडरलाइन करिए कि अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे केवल लोकसभा में ही रखा जाता है और यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए आ जाता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय भाग नहीं ले सकता है, ये सही विकल्प है, ठीक है दोस्तों। चलिए 22वां है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन है? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्या किया, किस लिए किया था? वो क्या वो इस्लाम का प्रचार करना था, या फिर वो बहुत फेमस होना चाहता था, या फिर देश की संपत्ति लूटना था क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, या फिर वो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है सी, सिर्फ वो देश की संपत्ति लूटने आया था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बन गया था, ठीक है दोस्तों। तो भारत पर 1000 से 1027 के बीच उसने 17 बार आक्रमण किया था और हर बार वह लुटेरा लूटने के ही उद्देश्य से भारत आता था। चल, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या फिर मुजाहिद शाह ने? तो अलाउद्दीन हसन, जिसे हम अलाउद्दीन हसन या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर गंगू बहमन शाह के नाम से जानते हैं और हसन गंगू के नाम से भी इसे जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था जिसने दक्षिण भारत के पहले इस्लामी राज्य बहमनी सल्तनत की नींव रखी। इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। तो अलाउद्दीन हसन को कौन कौन से नाम से जानते हैं हम लोग? अलाउद्दीन बहमन शाह और गंगू बहमन शाह या फिर हसन गंगू के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ज्योग्राफी का प्रश्न है साथियों। तो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, 25वां है बी, वायुमंडल में उष्मा के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है, ठीक है, ओके, अभिवहन। ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई है? वास्तव में ब्रिटिश जो है अपना वो राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है 1757 में युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस है। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी। आपको बताना है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का तीनों युद्ध आपको बताना है कमेंट में, और बक्सर का युद्ध भी बताना है आपको। तो जो प्लासी का युद्ध था वो अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, ठीक है। और ये जो मैंने तीनों प्रश्न पूछा है तीनों आपसे, उसको आपको बताना है। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती प्रतीत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 27वां का ए है, ब्लैक होता है वो। सभी जो है रंगों को, कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन किसी को भी परावर्तित नहीं करती प्रतीत होती। इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि गर्मियों में काले कपड़े न पहने, क्योंकि काले जो रंग के कपड़े होते हैं वो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़्यादा हीट बढ़ जाता है उससे, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी, किस देश की देन है? आपको बताना है किस देश की देन है ये। तो
क्या ये जर्मनी है या फिर कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? तो आपको बताना है। 28वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है ए जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ओके, कनाडा से क्या लिया गया है साथियों? तो कनाडा से शक्तियों का विभाजन और संघात्मक शासन व्यवस्था आदि लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची उपबंध को लिया गया है। ठीक है। ओके दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है दोस्तों। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। हालांकि मध्य प्रदेश तो है, इम्पॉर्टेंट है कि ये एमपी है, लेकिन इसमें कितने नेशनल पार्क हैं? क्या 11 है या फिर 12 है? तो आपको बताना है। ठीक है, मध्य प्रदेश है हालांकि इसका सही विकल्प। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में संबंधित है, सूचीबद्ध है? ठीक है, कृषि पर लगने वाला कर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, राज्य में। ठीक है, राज्य में। तो ये 7वीं सूची में व्यवस्था की गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य से। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? आपको बताना है केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है, तो यह है निगम कर। निगम कर जो है परोक्ष कर नहीं है। और परोक्ष कर क्या होता है? जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर आरोपित हो जाता है। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है कि बढ़ता है कि सेम रहता है? तो साथियों बहुत ही सिंपल है ये, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बर्फ मिल्ट होगा उसका आयतन घटता चला जाएगा। ठीक है। भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। 33वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें क्या आते हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार व छत्तीसगढ़ के क्षेत्र शामिल हैं। और यहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों पर, साथियों देख लीजिए पहले प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल्स आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो चलिए अब देखते हैं विकल्प। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों 34वां का सी, समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार पे शामिल है। ठीक है, समानता के अधिकार है। पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई थी? साथियों इसके बारे में एकदम मैं विस्तार से बात करूंगा कि पवित्र संधि क्या है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है, मुझे पता है, ये लग रहा है ऐसा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसका है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा। इस संधि का लक्ष्य क्या था? 1815 में हुई थी। जनता द्वारा किसी ऐसे शासक को जिसे ये देश वैध शासक मानते हों, उसे उखाड़ने वाले को कुचलना। ठीक है, तो चलिए, योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया है? आपको बताना है दोस्तों। 36वां है, तो यह है नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया आयोग है, 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो ये है कौन साथियों? तो ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये जो है जो साथियों एक गुलाम वंश था, उसका वास्तविक संस्थापक अगर बात चलती है तो इसी को माना जाता है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है। मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो बहुत ही साथियों इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? आयुष्मान भारत की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई आपको बताना है। तो 39वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प है वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिमला। चलिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के दौरान आरंभ की गई? भारतीय सिविल सेवा किस वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? 40वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है डी, कॉर्नवालिस के समय। 1786 से 93 में इनका कार्यकाल था और कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। जिले के जो समस्त अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में दिए गए थे। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? आपको बताना है सर्वोच्च शिखर। तो इसका सही विकल्प है वो है बी, अनाईमुडी। अनाईमुडी 2695 मीटर है। जो अन्नामलाई की चोटी भी है वह नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च जो है अनाईमुडी चोटी है। नीलगिरी के अगर सर्वोच्च शिखर की बात की जाए वो है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है तो वो है डोडा बेटा। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुडी। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? ठीक है, इसका आपको बताना है। तो ये थे हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 43वां, ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता, क्योंकि यह जल उचित नहीं होता है ऊष्मा मापन के लिए, क्यों? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निम्न होती है, इसमें लेटेंट हीट जो है बहुत ही लो होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा मापन उपकरण के जैसे क्या होते हैं, ये डिवाइस क्या होते हैं? जैसे थर्मामीटर, पायरोमीटर, जो कि हीट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है,
ओके, चलिए। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? आपको बताना है कौन सा शब्द जोड़ दिया गया था इसमें। तो यह है 44वां का डी, समाजवादी। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? किसकी सहायता ली जाती है? हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या फिर खनिज लवण। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, एंजाइम की। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? भारतीय पूंजी बाजार को, कैपिटल मार्केट को। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों 46 का भी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। इसका जो गठन है 12 अप्रैल 1988 किया गया था। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय तो 47वां प्रश्न है। इसका सही विकल्प है वो है डी, सौभाग्य। सौभाग्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल है। सौभाग्य योजना के ही तहत दोस्तों सभी लोगों को बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश है। न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। भारत में महिलाओं को अगर बात की जाए कि मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1947 में मिला था। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट क्या था? तो इसका जो सही विकल्प है वो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। हालांकि दोस्तों महात्मा गांधी तो उस समय जेल में थे, तो महात्मा की गांधी की तरफ से अंबेडकर जी के साथ कौन जो है वो समझौता किया था? ठीक है, किसने महात्मा गांधी ने किसे अधिकार दिया था ये आपको बताना है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? आपको बताना है संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था इसका विकास। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास। चलिए, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम तो बिल्कुल की थी दोस्तों, इन्होंने की थी। तो और सेवाग्राम आश्रम ये भी थी, फिनिक्स आश्रम ये भी इन्होंने किया था। विश्व भारती इन्होंने नहीं किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की थी। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो ये मुझे लग रहा है दोस्तों एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य प्राणी जात को कहते हैं? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य प्राणी जात को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं या फौना कहते हैं? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसको बोलते हैं फौना। अगर वनस्पतियों की बात होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? फ्लोरा। यूरो सेकेंड मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो साथियों 0.05% या इससे भी कम होना चाहिए। ठीक है, 54वां का ए है। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने स्पीड से मूव करती है, रन करती है? तो ये है, इसका सही विकल्प है वो है डी, 160 किलोमीटर पर आवर। भारत में आयकर को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है दोस्तों? इनकम टैक्स को। तो इसका जो सही विकल्प है ये है प्रत्यक्ष और प्रग्रामी। ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रग्रामी इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का कौन सा एक उदाहरण है? तो यह है एक प्रिंटर की मरम्मत जो है ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। अच्छा दोस्तों, राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के वे सभी खर्च व्यय शामिल होते हैं जिससे कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना बस याद रखिए। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? आपको बताना है। तो ये दोस्तों ये है 58वां का बी, ड्रिप प्रणाली, ड्रिप सिस्टम होता है एक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? ईख की अधसाली किस्म लगभग 18 क्या है? किस्म कौन सी है? अधसाली किस्म है। अवधि क्या है? कितने महीने में तैयार हो जाती है दोस्तों? यह है 18 महीने, मतलब 1.5 साल में। ठीक है, 18 माह में तैयार हो जाती है। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। एक बार प्रश्न देखिए दोस्तों, अभी विकल्प आप लोग देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से विकल्प देख लीजिए। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों
60वां प्रश्न है दोस्तों, इसका सही विकल्प है वो है डी, 1, 2 और 3, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जिसकी वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है, आपको बताना है। तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल। सघनता की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जनघनत्व कहलाती है। अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, पश्चिम बंगाल है, और ओवरऑल की बात करें तो यह है बिहार। बिहार में कितने हैं? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, तथा द्वितीय स्थान पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवा ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है 62वां का बी है, पूरा। ठीक है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल। पूरा का साथियों फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। ठीक है, तो आप याद रखिए पूरा। ठीक है, इसका प्रस्ताव किसने किया था दोस्तों? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। केंद्रीय सरकार द्वारा 15वीं वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है दोस्तों? 1 साल बढ़ाया गया है, आपको याद रखना है। और कब तक कर दिया गया है? तो 30 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, 30 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। अध्यक्ष कौन है? तो यह है एन.के. सिंह। ठीक है, चलिए, वर्ष 2019 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? वर्ष 2019 के लिए 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइदान सिंह भाटी राजस्थानी भाषा के कवि हैं। इनको नवंबर 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कविता क्या था साथियों? आँख हिये रा हरियल सपना। ठीक है, चलिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत साथियों किस स्थान पर है, आप बताइए मुझे कमेंट करके। ठीक है, एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आपको बताना है फाइनल का खिताब किसने जीता है? स्टीफानोस सितिसिपास ने डोमिनिक थिएम को हराकर ये खिताब जीता है, स्टीफानोस सितिसिपास ने। वैश्विक इंटरनेट कवरेज के लिए हाल ही में किस संस्थान कंपनी ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? 67वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है डी, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स ने किया है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का 37वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होना चाहिए। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को भारत का 47वां जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्होंने 17 दिसंबर 2019 को अपना पदभार धारण किया था। इससे पहले कौन था? तो रंजन गोगोई। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत बार पूछ लेता है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। चलिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स 2019 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 17वां प्रश्न है। तो 2019 में अपनी रैंकिंग सुधार करते हुए भारत तालिका में 24वें स्थान पर रहा है। 24वें स्थान पर किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग हेतु चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने। ठीक है, अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? इंडियन ब्रेन एटलस किसने तैयार किया है? इंडियन ब्रेन एटलस। तो 72वां है, 72वां का है बी, IIT हैदराबाद ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? भेड़िया, सील, वालरस या फिर हिरन? एक सा संगम है दोस्तों। संगम क्या है? जो नर और मादा जोड़े के रूप में रहते हैं, हाइब्रिड, तो इसको बोलते हैं संगम। तो इसका सही विकल्प है वो है वालरस। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ठीक है, कौन सा एक उत्पन्न होता है जब इसका फॉर्मेशन होता है? तो यह है सी, ओजोन। ठीक है, सी, ओजोन। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आपको। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मूले पे आधारित है, आप इसको जरूर सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग क्या होता है? फुट एंड माउथ रोग क्या होता है? 76वां प्रश्न है। तो पशुओं में खुर एवं मुंह पका फुट एंड माउथ रोग वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो किस में होता है दोस्तों? वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा, डी। चलिए, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्सों को प्रतिरूपित किया जाता है? नेत्रदान जब किया जाता है तो जो देने वाला होता है आँख के किस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो दोस्तों ए,
कॉर्निया को, ठीक है, किसको? कॉर्निया को। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी सिग्नल नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो 78वां का साथियों डी है, रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र को किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? ठीक है, तो 19वां प्रश्न है दोस्तों, यह है डिंभक, लार्वा, ठीक है, लार्वा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? आपको बताना है बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो यह है नाइक्रोम, ठीक है, वेरी हार्ड एंड वेरी टैक्टाइल। नाइक्रोम भंगुर नहीं होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य होते हैं, ठीक है। चलिए, अभी देखेंगे, आपको मैच कराना है, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। 21वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है जर्मन सिल्वर, शोल्डर, ठीक है, जर्मन सिल्वर, शोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। आपको बताना है दोस्तों 81वें का कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपको मैचिंग कराना है, मैचिंग के लिए दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, ठीक है दोस्तों। सी में कौन कौन सा है देख लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए का कौन सा हो गया दोस्तों? ए का हो गया 1, जर्मन सिल्वर जो है, टिन, साथियों ये एकदम सेम है। शोल्डर जो है निकल में यूज़ किया जाता है, सोल्डरिंग में निकल यूज़ करते हैं, जर्मन सिल्वर में टिन का यूज़ करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम, हाइपो में क्लोरीन, ठीक है साथियों। तो इसको पूरा प्रश्न नहीं दिख पा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप अपने तरफ से इसको मैच कराइए, ठीक है। चलिए साथियों, ये भी है आपके सिलेबस में, तो फार्मूले पे बेस्ड है ये, इसको भी आप ज़रूर देखिए एक बार, फार्मूला अपना खुद का देखिए, उसके बाद ये सॉल्व करिए, ठीक है। 22वां प्रश्न है दोस्तों। चलिए, अभी देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं, ठीक है। तो 4 विकल्प हैं, पहले आप देख लीजिए, त्यागराज के बारे में है और अन्नामचार के बारे में है, तो इसको आप एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए। इसका जो सही विकल्प है वो कौन कौन सही है, वो है बी, 2 और 4। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया है और अन्नामाचार कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं, ठीक है। तो साथियों कुछ प्रश्न हैं जिसको कि आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे भी इस तरह के अटपटे प्रश्न आए, अगर आप पढ़ें तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिस्क मत लीजिए। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है? आपको बताना है। तो जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली या फिर बूंदी शैली। तो इसका जो सही विकल्प है 4वां का वो है डी, किशनगढ़ शैली। बड़ी ठड़ी किससे राज्य संबंधित है? राजस्थान से, किशनगढ़ शैली। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहिए, जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार देख लीजिए, टाइम आपको मिल गया है। चलिए, मेघालय, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो 50वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है मेघालय में। अब ये है क्या, पहले मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे ही पुल बना दिया जाए तो उसे पुल को जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई जीवित पुल हैं, चेरापूंजी में तो बहुत सारे जीवित पुलों की भरमार है। इस क्षेत्र में रबर ट्री पाया जाता है, यह वट वृक्ष जैसा होता है जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ें बना लेती हैं। खासी जनजाति के लोग दोस्तों रबर ट्री की सहायता से कई जीवित पुल बना चुके हैं। तो ये मेघालय में पाया जाता है, मोटा मोटा आपको याद रखना है। चलिए, माटी त्यौहार किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? 86वां है माटी तो ये जो है बस्तर संभाग की, छत्तीसगढ़। माटी त्यौहार बस्तर संभाग की जनजातियां मनाती हैं, ठीक है, बस्तर संभाग की। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों? आपको बताना है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो रेडकोट में है या फिर आंवला में है या फिर नैनी में है या फिर फूलपुर में है। तो दोस्तों ये है ए, 27वां का ए है, ये है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। साथियों ये बी, नैनी में है, इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? 28वां प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प है वो सी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ठीक है। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल यातायात भागीदारी में सड़क परिवहन की भागीदारी कितनी है? आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 70%, 70%। आकार बहुला का संबंध किस बोली से है? तो 90वां प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प है वो है ए, खड़ी बोली से। किसका? खड़ी बोली से है दोस्तों। आकार बहुला का संबंध खड़ी बोली से है। ब्रज शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? मथुरा शैली, कंदरा शैली, बुंदेली शैली फिर या मिर्जापुरी शैली।
तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, ब्रज कहाँ बोली जाती है? मथुरा में, मथुरा शैली। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? यूपी स्पेशल से चल रहे हैं दोस्तों प्रश्न। तो 92 का बी है गेहूं आलू गन्ना में, ठीक है, गेहूं आलू गन्ना में अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 के तहत कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों 93 का सी है 5.1%। तो उत्तर प्रदेश की साथियों नई कृषि नीति 2013 है और 2020 चल रहा है साथियों, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, हालांकि प्रश्न के हिसाब से ये सही है। चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्तों। चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? 94वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प है वो सीमेंट उद्योग के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी से कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मगहर, वृंदावन, मथुरा या फिर द्वारका? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है दोस्तों, यह है मथुरा में इनका जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का। नौटंकी लोकनाट्य की कितनी शैलियाँ हैं? आपको सिर्फ याद करना है दोस्तों इसको, ठीक है। बी 2 शैलियाँ याद रख लीजिए, ठीक है 2। चलिए अब दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ क्वांट के भी प्रश्न मिलेंगे, तो साथियों इसको तो मैं डिस्कस करा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। आप प्रश्न देख लिए, आपको टाइम भी मिल जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको वाकई में सीरियस हैं तो इसको सॉल्व करिए, क्योंकि बिना इसके सॉल्व किए दोस्तों आप क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। वेटेज है, अगर आप टेक्निकल हैं ज़रा भी तो आपको स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं विकल्प दे रहा हूँ। 98वां प्रश्न है, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने साथियों खुद के लिए इसको साथियों वो आप प्रैक्टिस करिए इसमें, ठीक है। चलिए तीसरा है दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए दोस्तों प्रॉपर। चलिए साथियों आपको सॉल्व जरूर करना है हर हालत में। ओके दोस्तों, सभी दोस्तों इसमें जो है अब क्वांट के चल रहे हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपको समय दे रहा हूँ साथियों, टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। और दोस्तों इससे पहले मैंने साथियों घटना चक्र का जो टो सीरीज है उसका भी मैंने उसमें 10 प्रैक्टिस सेट थे, मैंने अच्छे ढंग से साथियों कराया है। एक बात आपको याद और रखना है साथियों कि इसके जो करंट अफेयर हैं उसको आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है। काफ़ी सारे साथियों करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। अरिहंत जो पब्लिकेशन है साथियों उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, आज से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, तो आप इसको ज़रूर देखिए और घटना चक्र वाली भी ज़रूर आप एक बार देख लीजिए। साथियों अगर आप RO की भी तैयारी कर रहे हैं जिसकी की डेट है 13 सितंबर, हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, RO 2016 की हिंदी देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा साथियों बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। अपने दोस्तों को साथियों ज़रूर बोलिए कि ज्वाइन करें चैनल को, स्टडी करते रहिए दोस्तों, परीक्षा की डेट पर मत जाइए, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, परीक्षाएँ जब होंगी साथियों तब होंगी, लेकिन आप लोग तैयारी अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए दोस्तों। पेपर टल भी सकता है, नहीं भी टल सकता है साथियों, तो अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है साथियों। तो ये 117वां, 118वां और 119वां साथियों लास्ट प्रश्न था। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20 से लगभग 22 प्रश्न आपको जो है वो क्वांट से देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी साथियों मिस नहीं करना है इसको, ठीक है। तो अगर साथियों वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।